ये कहानी एक भूतिया लड़की की है जिसका भूत होटल की एक रूम में रहता है। जो भी इस रूम में आता लड़की का भूत उसे मार दिया करता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अब उसे लग रहा था जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, जिसका बदला वो सब लोगों से ले रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब वो हकीकत क्या थी? साथ ही उस भूत लड़की की कहानी जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से जिसका नाम एम्बर होटल था। यहाँ पर एक लेडी वर्कर का पहला दिन था जो यहाँ पर जॉब करने आई थी। होटल के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात हुई होटल की मालकिन से, जिसका नाम सुकनीति था। वो लेडी वर्कर को कहती है कि दूसरे फ्लोर की सफाई करो और 2 से 3 बार कहती है कि 3rd फ्लोर पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है तो तोड़फोड़ हो रही है, तो तुम्हें हमेशा वहाँ से दूर ही रहना है। अब लेडी वर्कर जब 2nd फ्लोर की सफाई कर रही थी तो उसे 3rd फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आई, इसीलिए वो मना करने के बावजूद भी 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उसने कॉरिडोर का दरवाजा भी खोल दिया और अब आवाज का पीछा करते करते वो एक ऐसे रूम के सामने आ खड़ी होती है जो सबसे अलग ही था, यानी कि उस पर होटल का नंबर नहीं लिखा हुआ था और रोने की आवाज इसी रूम से आ रही थी। तो चेक करने के लिए लेडी वर्कर दरवाजा खोल देती है। रूम के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो पूरी तरह से व्हाइट थी, यानी कि उसकी स्किन, उसके बाल सब कुछ सफेद थे। और अब वो लेडी वर्कर को देखते ही रोने से चुप हो जाती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। अब ये लाइन लेडी वर्कर के लिए खतरनाक थी, तो डर की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब क्या है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब 3 दिन के बाद वो लेडी वर्कर अपनी बेटी को बताती है कि जब से मैंने उस सफेद स्किन वाली लड़की को देखा है मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस के एक आदमी ने अपने पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया और मेरी आंटी ने भी अपनी जान ले ली। हमारी बिल्ली भी बगैर किसी वजह की मर गई और मुझे इन सब चीजों से बहुत अजीब लग रहा है। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी कहती है कि मॉम ये बस आपका वहम है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में आदमी है उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उन्होंने ऐसा कर लिया। करें बात आपकी आंटी की, वो तो कितने टाइम से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। और जो बिल्ली है उसका मरना तो तय ही था क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। तो आप रिलैक्स रहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो सोने से पहले आप प्रेयर करके सोइएगा। अब लेडी वर्कर अपनी बेटी को कुछ कह नहीं पाती और उनकी बेटी वहाँ से चली जाती है। लेडी वर्कर अपने रूम में जाकर प्रेयर करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही व्हाइट लड़की शीशे में से निकलकर लेडी वर्कर के पीछे आ जाती है। व्हाइट लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसे डराने लगती है, लेकिन लेडी वर्कर उसे देख नहीं पाती। जैसे रात के 12 बजे लेडी वर्कर सोने गई तो व्हाइट लड़की उसके रूम में चली जाती है और बड़ी बेरहमी से उसकी सारी स्किन निकालकर बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। लेडी वर्कर की आवाज सुनकर उसकी बेटी वहाँ पर आई और जब उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा वो बहुत ज्यादा डर जाती है, रो रो कर चिल्लाने लगती है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब 3 दिन के बाद हम 2 बहनों को देखते हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम रायना था। अपने डैड की मौत के बाद वो अपने दादा और दादी के पास जा रही थी। उनकी दादी और कोई नहीं बल्कि एम्बर होटल की मालकिन थी, सुकनीति। उन लोगों के पास एम्बर होटल ही उनके डैड की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो अपने दादा और दादी के साथ वहाँ पर रहने के लिए आई थी। जैसे होटल पहुँची, इनकी दादी सुकनीति और दादा इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। सुकनीति रायना को उसके डैड की कुछ चीजें देते हुए कहती है कि अब से होटल तुम्हें ही संभालना है, जिसके लिए रायना मान जाती है क्योंकि उसे कैसे भी करके इस होटल को चलाना है। वजह ये है कि अब उसकी बहन की जिम्मेदारी रायना पर ही आ गई थी, जिसकी रहने का खर्चा और कॉलेज की फीस रायना की सर पर ही थी। सुकनीति यहाँ रायना और उसकी बहन को भी यही समझाती है कि तुम होटल में कहीं भी घूम सकती हो सिवाय 3rd फ्लोर की, क्योंकि वहाँ जाना मना है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, वर्कर्स छुट्टी पर है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। रायना करीबी स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवा देती है और जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसकी मुलाकात अपने ही एक पुराने दोस्त से होती है जो पहले कभी एक दूसरे को पसंद किया करती थी, और वो लड़का एक रिपोर्टर भी था। वो रायना को कहता है कि अपना ख्याल रखना, संभाल के रहना, क्योंकि वो एक रिपोर्टर था तो एक औरत की मौत की जांच कर रहा था जिसका खून किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली लेडी वर्कर है। वो बताता है कि मैं इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और आज मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ वो लेडी काम करती थी, ताकि मुझे वहाँ पर कोई सबूत मिल सके। और जब वो बताता है कि वो लेडी एम्बर होटल में काम करती थी तो ये सुनकर रायना काफी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो उनका ही होटल था जहाँ पर वो रहने आई थी। पर लेडी वर्कर की मौत वाली बात उनकी दादी सुकनीति ने उनसे छुपाई हुई थी, तो इसलिए अब वो रिपोर्टर रायना के साथ एम्बर होटल आ जाता है। वो सुकनीति से पूछता है कि वो लेडी वर्कर यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही थी। सुकनीति बताती है कि उसे कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था ये हम नहीं जानते। ये सुनकर रिपोर्टर होटल में ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो और ज्यादा सबूत इकट्ठे कर सके। यह रायना अपने दादा और दादी से नाराज होती है कि आप लोगों ने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर सुकनीति कहती है वो बेटा इसलिए क्योंकि तुम अपने डैड की मौत को अभी अभी झेल कर आई हो, तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम और परेशान ना हो जाओ। रात को रायना की बहन प्रेयर कर रही होती है और रायना को भी यही कहती है
के गॉड पर भरोसा रखिए और प्रेयर किया करें। रायना जब अपने रूम के बाहर खड़ी हुई थी तो उसी 3rd फ्लोर के एक कमरे से लाइट जलती हुई नजर आती है, तो इसलिए वो चेक करने वहाँ पर चली जाती है कि आखिर वहाँ पर है कौन और लाइट किसने ऑन की, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं होना चाहिए था जैसा सुकनीति ने बताया था। लेडी वर्कर की तरह रायना भी कॉरिडोर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये लॉक्ड है तो वो तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे भी सामने वाले रूम से लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर वो व्हाइट लड़की बैठी हुई थी जो रायना को भी देखकर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोलती है। रायना कुछ करती नहीं और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की होटल की कोई गेस्ट है, लेकिन वो पूरी रात उस लाइन के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन जब वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने गई तो गाड़ी पर 1 लिखा हुआ था, यानी कि पहला दिन, जो चीज फिर गायब भी हो गई। लेकिन ये चीज रायना को परेशानी में डाल देती है, इसलिए वो इस बारे में सुकनीति से बात कर ही लेती है। वो सुकनीति से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है। वो बताती है कि कल रात मुझे 3rd फ्लोर के एक रूम से लाइट जलती हुई नजर आई। फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज आई। तब मैं उस रूम वाली गेस्ट को चेक करने गई कि क्या वो ठीक है। यहाँ रायना के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई रह रहा था तो फिर सुकनीति ने ये क्यों कहा कि वहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। मगर उसकी सारी बातें सुनकर सुकनीति काफी घबरा जाती है। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो 3rd फ्लोर के भयानक राज को जानती है, इसलिए वो हर किसी को वहाँ जाने से मना किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रायना वहाँ पर चली गई थी तो सुकनीति ये सोचकर भी काफी डरी हुई थी। उसे इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रायना को क्या कहूँ, और रायना वहाँ से चली जाती है। अब रायना अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद सुकनीति के पास उनका हस्बैंड आया। वो बताता है कि आज पुलिस हमारे होटल में आने वाली है, क्योंकि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था। तो पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये सुनकर सुकनीति दुखी होते हुए बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रायना भी 3rd फ्लोर पर चली गई है और उसने वो रूम खोल दिया है। जो सुनकर उसका हस्बैंड भी काफी डर जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लेडी वर्कर की मौत की खबर हर जगह फैल गई थी। पुलिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी, और जब ये बात सभी गेस्ट को पता चलती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर भी था और सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी यहाँ पर रायना भी आ जाती है। अब एक फोन की घंटी बजती है जिसे रायना उठाती है। उसे कहा गया कि उसी रूम में टॉवल पहुंचाओ, तो अब टॉवल रायना ही देने जाती है। उसने देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, लेकिन अब बाथरूम से रोने की आवाज आ रही है, और जब वो बाथरूम को चेक करने गई, हैरत, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तभी रूम वाले फोन की घंटी बजती है जिसे रायना फिर से उठाती है। आगे से कोई बोल रहा था कि अगर वो बाथरूम में नहीं है, रूम में नहीं है, तो फिर ये सोचो कि वो रूम में छुपी हुई कहाँ है। ये सुनकर रायना काफी डर जाती है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि इस वाले रूम में कौन रुका हुआ है। तब उसे पता चलता है कि कोई भी नहीं, वो रूम तो खाली है। चेक करने पर रायना को वही लड़की अब पर्दों के पीछे चलती हुई नजर आती है। देखते देखते वो लड़की अब कारपेट के नीचे आ गई और तेजी से रायना की तरफ बढ़ने लगती है। रायना ने उसे देख लिया था। ये व्हाइट बालों वाली लड़की थी जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देखकर रायना बहुत डर गई, जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर भी आ गया जो रायना को संभालता है। रायना उसे सब कुछ बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। रिपोर्टर जब चेक करने रूम के अंदर गया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था, यानी कि सब नॉर्मल था। वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो रायना बता रही थी। अब जो रायना के साथ हुआ था वो सुनकर होटल का सारा स्टाफ भी अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब मजबूरन सुकनीति और उनके हस्बैंड को रायना और रिपोर्टर को सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहते हैं कि 6 साल पहले जब हमारी माली हालात अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे डैड यानी कि हमारे बेटे ने हमें बताया कि उसने ये होटल खरीदा हुआ है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ रह सकते हैं और जो यहाँ से पैसे मिले उनसे हम अपना खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जब हम इस होटल में आए तो इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो हमने पूरे होटल को रेनोवेशन करवाया। और जब एक वर्कर 3rd फ्लोर पर लाइट लगा रहा था तो उसे भी उस नंबर के बगैर वाले रूम में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तब उसने भी चेक करने के लिए वो दरवाजा खोला और अंदर उसे भी वो व्हाइट लड़की मिली, जिसको भी देखकर उसने 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला। ऐसा होने के बाद उस वर्कर के साथ 2-3 दिन तक अजीब होता रहा और फिर तीसरे दिन की मिडनाइट पर यानी कि 12 बजे उसकी मौत हो गई। फिर वो बताते हैं 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिस किसी को भी उस लड़की ने ऐसा बोला पहले 2-3 दिन तक उसके साथ अजीब होता रहेगा और फिर तीसरी रात की मिडनाइट यानी 12 बजे बुरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी। इससे जाहिर है वो व्हाइट लड़की ही मारती होगी, जैसा उस वर्कर के साथ हुआ। उसने 12 बजे अपना सर दीवार पर मार मार कर बुरी तरह से अपना सर बॉडी से अलग कर दिया। आगे उन्होंने बताया कि वर्कर की मौत के बाद हमने होटल में एक शमन को बुलाया, यानी जो बहुत आत्माओं को भगाने का काम करते हैं। जहाँ शमन भी इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम में जाए।
इसलिए शमन ने हमें कहा कि हम हमेशा इस वाले रूम को बंद रखें ताकि कोई भी उस व्हाइट लड़की के भूत को जो इस रूम में रहता है उसे देख सके या सुन सके, और ना यहाँ पर कोई आ सके जिसे वो लड़की मार दे। लड़की के भूत ने यहाँ पर कब्जा इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये उसी का रूम था शुरू से, जिसका मतलब साफ है कि उसके भूत को वहाँ से निकालना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि वो लोग पूरे ही 3rd फ्लोर को बंद रखते थे, वहाँ पर किसी का भी जाना मना था। लेकिन जैसे उस लेडी वर्कर ने रूम को खोला बस तब से सब होने लग गया। ये सारी बातें सुनकर रायना और रिपोर्टर काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रायना अपना सोचने की बजाय अपनी बहन की फिक्र करने लगती है और कहती है कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है, हमें कैसे भी करके उसे उस रूम में जाने से मना करना है, उसे वहाँ नहीं जाने देना, किसी भी सूरत वो वहाँ पर जाने नहीं चाहिए। रायना की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है जब वो लैब में कोई जरूरी सामान लेने गई थी, तब उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वहाँ पर रखा हुआ स्टैचू जिंदा हो जाता है। वो इधर से उधर हरकत करने लगता है। वो कैंची लेकर रायना की बहन की तरफ बढ़ने लगा और बार बार यही बात कह रहा था कि जब तुम भी मरोगी तो तुम्हें भी वही तकलीफ महसूस होगी जो उस व्हाइट लड़की ने महसूस की थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है, चिल्लाते हुए बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब रायना की बहन ने टीचर को ये बताया कि अंदर कोई है और स्टैचू इधर से उधर हरकत कर रही है, तो टीचर अब कुछ चेक करने अंदर गई। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। फिर रायना की बहन घर आ गई, जहाँ रायना सबसे पहले उसे एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुम 3rd फ्लोर की उस रूम में गई हो या फिर नहीं, जिस पर उसकी बहन ने बताया कि हाँ मुझे भी उस रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं उसे चेक करने वहाँ पर गई जहाँ मुझे व्हाइट लड़की बैठी हुई दिखी और उसने मुझे 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला, जिसका मतलब था कि अब इन दोनों बहनों के पास ही सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो अब उस व्हाइट लड़की के बारे में जानने के लिए रायना और रिपोर्टर उसे शमन के पास जाते हैं जिसने 3rd फ्लोर को सील किया था। शमन बताता है कि व्हाइट लड़की ने जरूर कुछ ऐसा छुपाया हुआ है जिससे वो मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही, इसी दुनिया में फंसी हुई है। और अब अगर वो लोग चाहते हैं कि सच्चाई का पता चले तो उन्हें उस लड़की का नाम जानना होगा, क्योंकि लड़की के नाम से ही वो उसके भूत से बात कर पाएंगी। इसलिए अब रायना और रिपोर्टर बाकियों के साथ मिलकर लड़की के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रायना को याद आया कि डैड ने कहा था मैंने अपने दिल में बहुत सारे राज रखे हुए हैं जिनको मैं नॉवल में लिखता हूँ। इसलिए रायना सबको अपने डैड के नॉवल पढ़ने को देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं न कहीं डैड ने अपनी नॉवल में उस व्हाइट लड़की या फिर इस होटल की माजी के बारे में लिखा होगा। लेकिन किसी को भी नॉवल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, जिस वजह से रायना काफी मायूस हो जाती है और अब वो अकेले ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगी उसे चेक करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर जरूर कुछ न कुछ होगा। वो जैसे रूम के बाहर आई, यहाँ पर रिपोर्टर और उसकी बहन भी आ जाती है जो रायना को अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि अंदर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब रायना उन्हें समझाती है कि देखो अगर हमने कुछ ना किया तो तीसरी रात की मिडनाइट में हमने तो वैसे भी मर ही जाना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो क्या पता हम बच जाएंगे। इसलिए अब रायना और उसकी बहन अंदर जाते हैं जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि अभी तक वो अंदर नहीं गया था तो उस पर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट वाला कर्स शराब नहीं चल सकता था। रूम में आने के बाद रायना और उसकी बहन अलग अलग होकर वहाँ हर तरफ सबूत ढूंढने लगती है, जहाँ उनकी नजर एक सूखे हुए सफेद फूल पर पड़ती है। रायना की बहन बाथरूम में गई उसे चेक करने, जहाँ शीशे में वो उस लड़के के भूत को देखती है जो उसे डरा रही थी। रायना बेड के नीचे चेक करने गई, जहाँ पर उसे एक पेपर का टुकड़ा मिला जिस पर एंजल लिखा हुआ था, जिसे रायना अपने पास रख लेती है और उसे दिखाने अपनी बहन के पास जाने लगी। लेकिन उसने देखा कि मेरी बहन तो पोजेस हो चुकी है, यानी लड़की की आत्मा अब उसकी बहन के अंदर आ गई थी। रायना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन के सर पर अब एक चेहरा आ गया था, इसलिए वो रायना पर हमला कर देती है, अपना सर दीवार पर मारती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रिपोर्टर भी अंदर आ गया, जहाँ वो किसी तरह उसे पोजेशन से तो बाहर ले आता है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। अब रायना की बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन तभी इन्हें अपने सामने व्हाइट लड़की का भूत खड़ा हुआ नजर आया, जो फिर से बोलती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, जो लाइन उसने रिपोर्टर के लिए बोली थी, यानी कि अब वो कर्स उस पर भी चल गया था, क्योंकि वो इस रूम के अंदर जो आ गया था। लेकिन वो तीनों जल्दी से भागकर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्होंने देखा कि 12 बज गए हैं, यानी कि रायना और उसकी बहन का दूसरा दिन शुरू हो गया था, जबकि रिपोर्टर का आज पहला दिन था, जिस वजह से तीनों ही अपनी अपनी जिंदगियों को लेकर परेशान होने लगी, रोने लगती हैं। रायना रिपोर्टर को बताती है कि मुझे लगता है कि वो कमरा उसी लड़की का था, यानी कि वो वहीं पर ही रहती थी। शायद डैड भी उसे जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने उसे रहने दिया। तभी रायना रिपोर्टर और अपने दादा और दादी को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है। उसे देखकर सुखनीति और उसके हस्बैंड और भी ऐसे पेपर के टुकड़े लाते हैं, जो उन्हें हर रूम के बेड के नीचे से मिले थे। हर टुकड़े पर एक जैसी राइटिंग थी, यानी कि ये एक लेटर था, एक खत था, जिसे किसी ने टुकड़े टुकड़े करके होटल के हर एक रूम में अलग अलग रख दिया था, यानी कि ये चीज किसी गेम की तरह, पजल की तरह बना दी गई थी। जैसे उन्होंने इसको जोड़ा तो वहाँ पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जो था जैस्मिन, जिसे इन्हें लगा कि जरूर उस व्हाइट लड़की का नाम जैस्मिन है। और ये लेटर जैस्मिन ने रायना के डैड के लिए लिखा था। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं रायना के डैड को पहली बार
पाइन के पेड़ के पास मिली थी जो जंगल में है, और वो टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था क्योंकि उसके बाद मैंने रायना के डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा ही उसी जंगल में पाइन के पेड़ों के पास रहूं। पता चला कि जैस्मिन एंजल भी रायना के डैड को ही बोल रही थी। अब इससे ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम पाइन के पेड़ों के पास उस जंगल में जाएं तो जरूर हमें वहाँ से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। इसीलिए अब रायना और रिपोर्टर पास ही के जंगल में पाइन के पेड़ों को ढूंढने निकल जाती हैं। जल्दी उन्हें वो जगह मिल भी गई थी क्योंकि पाइन के पेड़ों के साथ वहाँ बहुत सारे सफेद फूल भी उगे हुए थे और ये वही जगह थी जहाँ रायना के डैड और जैस्मिन मिला करती थी। रायना यहाँ पर आकर और भी चीजें याद करने लगती है। लेटर के मुताबिक वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक नदी के पास पहुँचे जहाँ उन्हें एक बोटमैन कश्ती में बैठा हुआ इस तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी से वो पूछने लगे कि आखिर वो व्हाइट फ्लावर्स मेनली असल में उगते कहाँ हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है जैस्मिन उसी जगह की रहने वाली हो। तो वो बोटमैन बताता है कि वो फूल हमारे गांव में ही उगते हैं, हमारा गांव ही उसका ओरिजिन है और हमारे गांव का नाम भी व्हाइट फ्लावर विलेज है। जिसे सुनकर रायना और रिपोर्टर थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद हम सच्चाई के बहुत ही करीब हैं। इसीलिए वो बोटमैन से मदद मांगते हुए कहते हैं कि आप प्लीज हमें गांव की हेड के घर ले चलिए, हमने उनसे कोई जरूरी बात करनी है। बोटमैन उनकी मदद कर देता है और वो उन्हें हेड के घर ले आता है। जब रायना और रिपोर्टर हेड से बात करना शुरू करते हैं वो उन्हें होटल में हो रही मौतों के बारे में बताते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने हेड को व्हाइट लड़की जैस्मिन की शक्ल सूरत के बारे में बताया, यानी कि वो पूरी व्हाइट है, उसकी आंखें लाल हैं, तो हेड काफी घबरा जाता है ये सुनकर और उन्हें वहाँ से ये कहकर निकाल देता है कि मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। अब बाहर बारिश हो रही थी और ये लोग रिवर भी क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसीलिए बोटमैन उन्हें कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ मेरे घर। अंदर आने के बाद रायना काफी उदास हो जाती है क्योंकि उससे यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला और अब इनके पास बस एक दिन का टाइम है। यहाँ रायना रिपोर्टर को ये भी बताती है कि जब मेरी मॉम बीमार पड़ी और मेरे डैड को कैंसर हुआ तो मैंने बहुत प्रेयर्स की, लेकिन फिर भी गॉड ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। लेकिन सब कुछ भुलाकर जब मैं यहाँ पर रहने आई तो मुझे यहाँ पर भी सब कुछ वही देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी और अपनी बहन की मौत। ये बताकर वो रोने लगी, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गॉड मेरे साथ कर क्या रहे हैं। तब रिपोर्टर उसे समझाता है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो रही है ना आज, तो इसका मतलब है कि गॉड तुम्हें आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहा है, ताकि अगर कभी तुम आने वाले टाइम में भी किसी मुसीबत में फंसो तो तुम हार ना मानो, बल्कि गॉड से दुआ करो, गॉड पर यकीन रखो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें हेड और उसकी वाइफ की लड़ने की आवाजें आती हैं, जिससे रिपोर्टर को शक हुआ कि हेड की वाइफ जरूर कुछ ना कुछ तो जानती है और वो छुपा रही है, क्योंकि पहले भी जब वो लोग बातें कर रहे थे तो उसने हेड की वाइफ को चुपके से उनकी बातें सुनते हुए देख लिया था, इसलिए चुपके से हेड के घर घुस जाते हैं और इन्हें वहाँ उस व्हाइट लड़की जैस्मिन की पेंटिंग नजर आती है। और फिर तभी हेड की वाइफ उन्हें बता देती है कि असल में ये लड़की हमारी बेटी है। तो अब वो लोग बोटमैन को और हेड की वाइफ को सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तब बोटमैन उन्हें बताता है कि उस लड़की का यानी व्हाइट लड़की का असल नाम मैनर है, जो कि मिडनाइट में हेड के घर पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी जिस वजह से उसका पूरा जिस्म ही व्हाइट था, यहाँ तक कि उसके बाल भी, उसकी स्किन भी। इसी वजह से तो उसका नाम उन व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर रखा गया था, जिन व्हाइट फ्लावर्स पर इस गाँव का नाम रखा गया था। मैनर की शक्ल सूरत की वजह से हर कोई उसे परेशान करता, बच्चे उसे बुली करते थे और अक्सर तो उसे डेविल कहते थे कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। उसकी डैड भी उसे हमेशा पीटा करते, कमरे में बंद करके रखते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव में उनकी इज्जत कम हो रही थी। यही वजह है कि मैनर अकेली रहने लगी। वो अपने माइंड में गेम्स बनाती, अपने साथ ही खेला करती थी और डांस करती थी, लेकिन जैसे 20 साल हुए वो घर से भाग गई और कोई नहीं जानता कि भागकर वो कहाँ गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रायना और रिपोर्टर वापस होटल में आ जाते हैं और अब क्योंकि उन्हें मैनर का असली नाम भी पता चल गया था, इसलिए वो होटल में शमन को बुलाते हैं, जहाँ पर शमन मैनर के नाम के जरिए उसकी आत्मा से बात करता है और उन्हें बताता है कि जब मैनर अपने घर से भागी थी तो वो उसी जंगल में उन पाइन के पेड़ों के पास गई थी, जहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात हुई रायना के डैड से, जहाँ पर रायना के डैड ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, उसकी मदद की, बल्कि उसे अपने होटल में रहने के लिए रूम भी दिया। उसने अपनी माँ की सारी ज्वेलरी भी मैनर को दे दी, क्योंकि रायना के डैड के पास अपने माँ बाप की यादों के अलावा और कोई नहीं था, और अब क्योंकि वो मैनर को अपना सबसे करीबी इंसान माना करता था तो इसलिए उसने वो सब उसे दे दिया, जिस वजह से मैनर को भी काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार कोई उसकी शक्ल सूरत ना देखकर उसके इतने करीब आ गया था। अब दोनों इसी होटल में रहने लगे। देखते ही देखते उनमें प्यार भी हो गया, क्योंकि रायना के डैड ने उसे कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि वो बाकियों से अलग है, जिस वजह से वो खुद भी इस बात को भुला चुकी थी कि मैं बाकियों से अलग हूँ। लेकिन फिर रायना के डैड अपने बिजनेस के सिलसिले में जकार्ता चले गए और उसके पीछे से मैनर उसके वापस लौटने का वेट करती रही, जहाँ उसने रायना के डैड के लिए वो लेटर
लेटर वाला गेम बनाया, यानी पजल गेम, जिस लेटर के कई सारे टुकड़े करके उसने हर रूम के बेड के नीचे रख दिया। लेकिन काफी दिन गुजर गए थे और रायना के डैड वापस नहीं लौटे, इसलिए मैनर अब खुद जकार्ता जाकर उसके डैड को ढूंढने लगी। लेकिन वहाँ मैनर ने रायना के डैड को किसी और के साथ देखा, यानी कि उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और वो लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसका मतलब वो समझ गई, यानी कि रायना के डैड ने मुझे धोखा दिया। इस वजह से उस बेचारी का दिल टूट गया। होटल वापस आकर उसने चाकू से अपने जिस्म की सारी जिल्द निकाल दी, क्योंकि इस तरह दिल तोड़कर रायना के डैड ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि वो सच में बाकियों से अलग है। वो किसी के काबिल नहीं और ना ही कोई उसे कबूल कर सकता है। सिर्फ अपने शक्ल सूरत की वजह से वो हमेशा अकेली रहेगी। इसलिए वो लगातार 3 दिन तक अपने जिस्म से अपनी स्किन को अलग करती रही। फिर जैसे ही तीसरी रात की मिडनाइट आई तो दर्द में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर रायना और रिपोर्टर को काफी दुख भी हुआ, साथ ही वो काफी डर भी जाती है और शमन से पूछती है कि अब हम इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं। जिस पर शमन कहते हैं कि अब तुम्हें मैनर का टूटा हुआ दिल जोड़ना है, यानी कि अब उन्हें मैनर की लाश ढूंढनी होगी कैसे भी करके, जिसमें उन्होंने मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज से जोड़ना है जो जिंदा चीज का काम करे और मैनर इन्हें माफ कर दे। लेकिन जब उन्होंने शमन से पूछा कि हम ये काम करेंगे कैसे, तभी आकर मैनवी आत्मा ने शमन पर हमला कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बुरी तरह उसका सर जिस्म से अलग करके उसे मार डालती है, जो सीन बहुत ही भयानक था। और अब उसका असली रूप देखकर रायना और रिपोर्टर भी बहुत घबरा जाते हैं। रायना काफी टेंशन में भी थी, क्योंकि सब कुछ ठीक करने के लिए उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। तभी रायना की बहन की नजर बेड के नीचे पड़ी उसके डैड के सामान पर गई। उसमें एक किताब थी जिस पर लिखा हुआ था व्हाइट एस जस्मिन, यानी कि उनके डैड ने इस बुक के अंदर मैनर के बारे में लिखा हुआ था। किताब को पढ़ने से उन्हें पता चला कि असल में रायना के डैड जकार्ता किसी मीटिंग के सिलसिले में नहीं गए थे, बल्कि वो तो मैनर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उसके लिए उस जैसे ही व्हाइट फ्लावर्स वाली रिंग बनवाने गए थे, ताकि वापस आकर उसे सरप्राइज दे सके, उसे बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और फिर वो शादी कर ले। लेकिन जब वो रिंग खरीद कर शॉप से बाहर आ रही थी तो तभी एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रायना के डैड के दिमाग पर गहरी चोट आई, जिस वजह से उनकी याददाश्त चली गई। और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो असल में सुकनीति और उनके हस्बैंड की थी, यानी कि रायना का डैड उनका असली बेटा नहीं था। उन्होंने तो उसे बस गोद लिया था और उसे अपने बेटे की पहचान दे दी, उसका नाम और सब कुछ। तो बस तभी से रायना का डैड सुकनीति और उनके हस्बैंड के साथ रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे सब कुछ याद आ ही गया कि आखिर में यहाँ पर आया क्यों था, इसलिए वो जल्दी से वापस होटल में आ गया, क्योंकि वो भी मैनर से बहुत प्यार करता था। लेकिन तब तक मैनर की लाश का बहुत बुरा हाल हो चुका था, वो सड़ चुकी थी और ये देखकर रायना के डैड को बहुत दुख हुआ। वो पूरी तरह से टूट गई। वो हर टाइम यही सोचती रहती है कि काश उस दिन मैं मैनर को सब कुछ बता देता, सच मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। इससे होता ये कि आज वो खुद के साथ ऐसा ना करती और ये दोनों साथ होते और उन्होंने शादी कर ली होती। लेकिन अब क्योंकि मैनर की मौत हो चुकी थी, वो जा चुकी थी, इसलिए रायना के डैड उसकी लाश को होटल के बेसमेंट में बने एक सुरंग में ही दफन कर देते हैं ताकि वो बरी हो सके। कब्र के ऊपर उसने वही व्हाइट फूल वाली रिंग की तस्वीर बना दी जो उसने मैनर के लिए बनवाई थी, ताकि इससे मैनर की आत्मा को सुकून मिल सके और उसकी कब्र हमेशा यहीं पर रहे जहाँ उसने मैनर के साथ अपने इतनी सारी और इतनी प्यारी यादें बनाई। जिसके बाद रायना के डैड हमेशा के लिए इस होटल से दूर चले गए, क्योंकि वो हमेशा इस दुख में रहकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे। ये सब देखकर रायना और उसकी बहन समझ गई कि इसका मतलब है कि डैड ने कभी मैनर को धोखा दिया ही नहीं था, बल्कि वो तो उसे इतना प्यार करते थे। मगर सच जाने से पहले ही मैनर की मौत हो गई। तो अब उन्हें कैसे भी करके मैनर को सारी सच्चाई बतानी होगी। जहाँ तभी उन्हें शमन की कही बात याद आती है कि उन्हें मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना होगा जो जिंदा चीज का काम कर सके। और अब उस जिंदा चीज का काम करने वाली थी ये रिंग, जिससे वो मैनर की लाश को पहनाकर उसका टूटा हुआ दिल जोड़ सकती थी, जिससे वो भी सच्चाई जान ली कि रायना के डैड ने उसे कितना प्यार किया था और कभी धोखा नहीं दिया था। जिसके बाद रायना और रिपोर्टर होटल के बेसमेंट में आ जाते हैं। वो पूरी तैयारी करके आए थे ताकि टनल के अंदर उसकी कब्र को ढूंढ सके। जिसके बाद वो सुरंग में अलग अलग जाकर मैनर की लाश को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैनर की आत्मा भी आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें इतनी आसानी से ये काम करने नहीं दे सकती थी। वो इनका टाइम जाया करने के लिए रिपोर्टर को पोजेस्ट कर लेती है। उसके जरिए वो रायना को गलत रास्ता बताती है। लेकिन बहुत जल्द रायना को पता चल गया कि रिपोर्टर पोजेस्ट है और अगले ही पल वो रायना पर हमला कर देता है, जिसे बचकर वो उससे दूर भाग जाती है। लेकिन रायना अपने बचाव में रिपोर्टर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, ताकि अगर मैंने उसे पोजेस्ट भी कर ली तो वो उसके करीब ना आ सके। जिसके बाद एक बार फिर से रायना कब्र को ढूंढना शुरू कर देती है।
साथ ही वो काफी परेशान भी थी क्योंकि अब उसके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। तभी रायना को अपने बैग में अपने दादा और दादी का लेटर मिलता है कि रायना, अगर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखे तो तुम गॉड से प्रेयर करना, देखना वो फिर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उसके पास आखिरी रास्ता गॉड ही है जो जरूर हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अब रायना प्रेयर करने लगती है। वो रो रो के गॉड से दुआ करती है। उधर रायना की बहन भी अपने दादा और दादी के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हमें सिर्फ गॉड ही बचा सकते हैं। और ऐसा होता भी है, क्योंकि तभी कुछ दूर चलने के बाद रायना को वो कब्र मिल जाती है, जिसे रायना खोदना शुरू करती है और उसे कुछ ही देर में मैनर का स्केलेटन ढांचा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले रायना उस रिंग को मैनर के हाथ में पहनाती, यहाँ पर पोजेस्ड रिपोर्टर आ गया। वो रायना पर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसी तैसे अपनी जान पर खेलकर वो रिंग मैनर के हाथ में पहना ही देती है, जिससे कि उसकी लाश और जिंदा चीज यानी कि वो एलिमेंट आपस में मिल चुकी थी। ऐसा होते ही मैनर सारी सच्चाई जान गई थी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई, सुकून मिल गया और अब वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रायना और रिपोर्टर टनल से बाहर आ गई, जहाँ वो सब लोग आपस में मिलकर जज्बाती हो गए, रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने सबने मिलकर आखिरकार सब कुछ ठीक कर ही दिया। रायना और रिपोर्टर ने वो सब कुछ पुलिस को बता दिया जो उनके साथ हुआ था। फिर रिपोर्टर रायना से बात करने आया। उसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे रायना कबूल भी कर लेती है और हाँ बोल देती है। रिपोर्टर अभी भी उस होटल में ही था और वो फोन पे रायना से बात कर रहा होता है कि कल हम अपनी शादी की डिस्कशन करेंगे। और अब जैसे रिपोर्टर ने फोन बंद किया, हम देखते हैं कि एक बार फिर मैनर की आत्मा शीशे से निकलकर बाहर आती है। इस टाइम घड़ी में 12 बज रहे थे, यानी कि रिपोर्टर की 3 नाइट्स पूरी हो गई थी और ये मिडनाइट का टाइम था। इसलिए मैनर उसके पूरे जिस्म से उसकी सारी स्किन निकाल देती है और बड़ी बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। फिर अगले दिन रायना जब उसे नींद से जगाने आती है तो वो रिपोर्टर की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है। वो दुखी भी थी, रोने लगती है। वो इस बात से काफी परेशान हो रही थी कि उन्हें लग रहा था कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और मैनर जा चुकी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आई जो रिपोर्टर की लाश को वहाँ से ले जा रही होती है और ये चीज छत पर खड़ी रायना और उसकी बहन देख रही होती है। यह रायना अपनी बहन से पूछती है कि अगर मैनर ने रिपोर्टर को ही मारना था तो उसने हमें क्यों नहीं मारा, तुम्हें और मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। और अभी हालांकि उसने सब जान लिया है, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में क्यों है, यहाँ से क्यों नहीं जा रही। इस पर रायना की बहन कहती है कि बेशक हमने ऐसा करके उसका दिल तो जोड़ दिया, लेकिन अभी भी मैनर वो चीजें नहीं भूली थी जो उसके साथ बाकी लोगों ने की। उसका दिल दुखाया, उसे परेशान किया उसकी शक्ल सूरत की वजह से, क्योंकि हमारे डैडी थे जो उससे प्यार करते थे, बाकी सब तो उसे नफरत ही करते थे ना, उसे बुरा समझते थे। तो अब जब तक वो उन सब लोगों से बदला नहीं ले लेगी, वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और क्या पता वो जाएगी ना, क्योंकि उसने उस रूम में ही अपनी जान ली थी। तो ऐसा करने वाले लोगों के लिए अगली दुनिया में भी कोई जगह नहीं होती। उनकी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलता और वो हमेशा से ही दुनिया में फंसे रह जाते हैं। जैसे कि मैनर को ही देख लो, वो वहाँ फंसी हुई है। अपनी बहन की सारी बातें सुनकर रायना काफी हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर मेरी बहन को ये सारी बातें कैसे बताएं। और फिर तभी रायना की बहन रायना की तरफ देखती है, जिसकी आंखें एकदम लाल थी, यानी कि मैनर ने उसे पोजेस्ट किया हुआ था, वो उसके अंदर आई हुई थी। और अब तक रायना की बहन जो बोल रही थी वो उसे मैनर ही बुलवा रही थी, जहाँ वो उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारे डैड ने हाँ सच में मुझसे सच्चा प्यार ही किया था, इसलिए अब से पूरी जिंदगी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों उनकी बेटियां जो हो। जिसके बाद रायना और उसकी बहन अपने दादा और दादी के साथ हमेशा के लिए उस होटल को छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही पुलिस ने भी उस होटल को अब पूरी तरह से सील कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मौतें जो हुई थी। और अब 2 पुलिस वाले 3rd फ्लोर को चेक करने आए। वो उसी मैनर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ अंदर मैनर बैठी हुई थी, और उनको देखते ही वो कहती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, यानी कि वही मौत वाली लाइन बोलती है। यानी कि ये सिलसिला अब इस होटल में शुरू होने वाला था। फिर से मैनर हमेशा के लिए इस होटल रूम में रहने वाली थी, तो वो लोगों को ऐसी मारती रहेगी जो भी यहाँ पर आएगा। यानी कि ये चीज बहुत खतरनाक थी। इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।